तो भाई साहब आज कुछ अलग ही लेवल का कांड हुआ AEW के अंदर। ज्यादा आपको कंफ्यूज करके किसी बातों में नहीं घुसाऊंगा, क्या हुआ वही आपको बताता हूँ। MJF जो कि आपको पता है AEW के बड़े स्टार्स में से एक है, जिनकी सबसे ज्यादा मतलब स्टार पावर उनकी मानी जाती है, और इवन WWE भी उनको साइन करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कि भैया ये बंदा कैसे भी करके हमारी कंपनी के अंदर आ जाए। तो उनकी जो डायनामाइट जो डबल और नथिंग के शो था वो अच्छा नहीं गया था, तो आज जो है पूरे गुस्से में थे MJF, और गुस्से में थे और किस चीज में थे अभी आपस में डिफरेंस करना, ठीक है। MJF आज शो के ऊपर आते हैं और वो यहाँ पर आकर बात करते हैं कि ऐसे वो काफी डिसअपॉइंटेड हैं, उनके लिए चीजें बिल्कुल भी सही नहीं जा रही। वो यहाँ पर कहते हैं कि ये जो सारे लोग हैं वो टिकट्स वगैरह खरीद के आए हैं, MJF इतनी मेहनत करते हैं लेकिन उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनका जो लेवल है वो सबसे अलग है, किसी और के जैसे वो बिल्कुल भी नहीं है, वो बेस्ट है क्योंकि उनके जैसा कोई और है नहीं कंपनी के अंदर। वो यहाँ पर सारी चीजों को कहते हैं, बट फिर वो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जो तुम फैंस हो ना, तुम भी अनएजुकेटेड हो, तुमको कुछ पता नहीं है, तुम बस ऑनलाइन जाके कीबोर्ड के ऊपर टाइप करके लिख देते हो बातें, लेकिन तुम्हारे ओपिनियंस बिल्कुल भी मैटर नहीं करते, तुम्हारे ओपिनियंस बिल्कुल भी सही नहीं होते। मतलब पूरे गुस्से में थे MJF। शुरू में लग रहा था कि क्योंकि MJF हील हैं तो शायद इसलिए वो ऐसे प्रोमो कट कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कहानी कुछ और थी। उसके बाद वो यहाँ पर कहते हैं कि सबको पता है कि वो अच्छे स्टार हैं, लेकिन इस तरीके से चीजें हो क्यों नहीं उनके साथ। क्या वो NJPW वो न्यू जापान का नाम यहाँ पर लेते हैं, जो कि यूजुअली ऐसे दूसरे प्रमोशन का नाम लेते नहीं है। उन्होंने यहाँ पर न्यू जापान का नाम लिया कि अच्छा वहां पर ऐसे अतरंगी मूव्स होते हैं, स्टार रेटिंग्स को सब चेज करते हैं मैच में, क्या वो ये नहीं करते, इस वजह से वो जो डिफरेंस है वो आ रहा है। फिर यहाँ पर बात करते हैं कि वो सुन रहे हैं कि यहाँ पर कुछ फैंस उनको चीयर भी कर रहे हैं, इस बात को भी उन्होंने मेंशन किया, जिस पर क्राउड जो है उनके लिए चीयर कर रहा था और ज्यादा तालियां बजा रहा था। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज उन्होंने कह डाली वो थी AEW के कंपनी के मालिक टोनी खान के बारे में। टोनी खान के बारे में उन्होंने ऐसी बात बोली है ना, मतलब अगर टोनी खान सामने होते तो MJF क्या करते वो मुझे नहीं पता। टोनी खान के बारे में उन्होंने ये कहा कि देखो हमेशा वो रेटिंग्स ड्रॉ करके लाते हैं, उनको देखने के लिए काफी सारे लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इसके बदले में उनको क्या मिलता है, इसके बदले में क्या उनको रिस्पेक्ट मिलती है। फिर उन्होंने यहाँ पर WWE कंपनी का भी नाम ले लिया। उन्होंने कहा कि अगर टोनी खान को फुर्सत मिले एक्स WWE सुपरस्टार्स को अपनी कंपनी में लाके उनको पैसे देने से, तब तो वो उन स्टार्स के बारे में सोचेंगे जो कि पहले दिन से यहाँ पर अपने जो पिछवाड़ा उसको घिस रहे हैं। मतलब समझ जाओ उन्होंने इसको किस वे में कहा होगा। उसके बाद उन्होंने कहा देख भाई टोनी खान, मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2024 में एंड हो रहा है, लेकिन तब तक मैं वेट नहीं कर सकता, तू मुझे फायर कर दे। और उसके बाद उन्होंने जो गालियां बकी हैं टोनी खान को, ऐसी गालियां बकी कि वो जो है म्यूटेड थी। इवन सिचुएशन जब और ज्यादा गड़बड़ जाने लगी तो सिमिलरली जैसे हम लोगों ने CM पंक के केस में देखा ना, जब उन्होंने पाइप बॉम्ब किया था, जब उनका भी माइक जो है उसको बंद कर दिया था, वैसे ही MJF के साथ हुआ। और जब उन्होंने ये सारी चीजें करी, जब उन्होंने WWE का नाम लिया, क्राउड की तरफ से जो रिएक्शन वहां पे आ रहा था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज MJF ये कारनामा रिंग के अंदर करने वाले हैं। अब उसके बाद तो चीजें खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद ऑफ एयर से कुछ फैंस की तरफ से क्लिप्स आते हैं जहां पर आप लोग देख भी सकते हो, यहाँ पर CM पंक खुद से आए हैं शायद MJF को समझाने के लिए, मनाने के लिए, लेकिन MJF ने CM पंक को बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाया, वहां से जो निकल लेते हैं। अब इसके बाद से पूरा हल्ला मचा हुआ है पूरे प्रो रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर कि आखिर ये जो चीज की है MJF ने ये क्या थी। आप सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है क्या स्क्रिप्टेड थी? वेल, अगर आप डिलीवरी देखो MJF की जिस तरीके से उन्होंने कही है, कोई बंदा कह नहीं सकता कि ये चीज स्क्रिप्टेड है क्योंकि वो इतनी नेचुरल थी। बट अगर हम देखें क्या AEW सुपरस्टार्स को फ्रीडम मिलती है प्रोमोस के अंदर बोलने की? बिल्कुल मिलती है। तो हो सकता है वाकई में MJF ने इस क्रिएटिव फ्रीडम का यूज करते हुए वो सारी बातें बोल दी जो कि उनके दिल के अंदर बसी हुई थी, जो उनकी सारी भड़ास थी वो उन्होंने निकाल दी, और उसके बाद जो पूरा ट्विटर है ना वो एक्सप्लोड कर दिया MJF के इस प्रोमो के बाद। मतलब इसे CM पंक के पाइप बॉम्ब से भी वन बेटर कहा जा रहा है, क्योंकि जो अग्रेशन था, जो इंटेंसिटी थी, जिस तरीके से नेचुरल वे में MJF ने डिलीवर किया। आपको पता है MJF कितने अच्छे प्रोमोस कट करते हैं, और इस चीज को तो उन्होंने इतना बढ़िया तरीके से किया है ना। मतलब अगर ये एक वर्क है, यानी कि अगर ये चीज स्क्रिप्टेड है, तो भाई मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा रियल चीज कभी मैंने देखी होगी जो कि स्क्रिप्टेड है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रियल है, ये तो झूठ हो ही नहीं सकता। पता नहीं सिचुएशन यहाँ पे क्या है। MJF कह रहे हैं मुझे फायर करने के लिए, सिचुएशन यहाँ पर काफी गर्म हो चुकी है। आई थिंक मैं आयुष के साथ जो है पॉडकास्ट करने वाला हूँ उसके बारे में डिटेल में अच्छे से बात करेंगे, तब आपको और बढ़िया तरीके से इसके बारे में समझ में आएगा। लेकिन ये आज जो है MJF का प्रोमो था। अब आपने इसके ऊपर क्या रिएक्शन, आपको क्या लगता है क्या सिचुएशन होगी और क्या होने वाला है MJF के साथ में? लेकिन भाई एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट है MJF के लिए, जो उन्होंने आज प्रोमो डिलीवर करके दिया है, चाहे असली में था चाहे जैसे भी था। मतलब इसको देखने में काफी मजा आया। बाकी अपने सारे ओपिनियन, सारे रिएक्शन MJF के बारे में क्या कहोगे? ये जो पाइप बॉम्ब जिसको कह रहे पाइप बॉम्ब 2.0, इसको क्या कहोगे आप? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन हल्ला भाई मच गया MJF के इस प्रोमो के बाद में। जॉन सीना की बात करते हैं तो WWE ब्रॉक वीक, ग्रैंडी वीक ऐसे करके सेलिब्रेट कर रही थी, लेकिन सीना का तो पूरा मंथ ही WWE ने निकाल दिया। आप लोग इस पोस्ट के अंदर देख सकते हो, यहाँ पर WWE बता रही है कि 20 साल जो है
जॉन सीना का हो रहे हैं, उनकी एनिवर्सरी हो रही है WWE के अंदर, तो वो सेलिब्रेट करने वाले हैं हैशटैग सीना मंथ। मतलब पूरा महीना ही जॉन सीना के ऊपर WWE पूरा ऐसे उन्हें काइंड ऑफ उनको सेलिब्रेट कर रही है। तो आपको पता ही है कि ये वही महीना है जहां पर हम लोगों ने रूमर सुने थे कि जॉन सीना दोबारा से WWE कंपनी के अंदर अपना रिटर्न करने वाले हैं। और जो मैंने आपको रूमर बताया था वो था समर स्लैम में पॉसिबली एज और जॉन सीना का मैच। तो क्या होता है इसके बारे में वो इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए, क्या होता है मनी इन द बैंक या फिर कहीं पर भी हो जाए। बट हाँ, जॉन सीना का जो ये पूरा महीना है उसका सेलिब्रेशन होगा और पूरी उम्मीद कर सकते हो आप लोग कि जॉन सीना शायद WWE के अंदर वापस भी आ रहे हैं। मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप की बात करते हैं तो स्मैकडाउन नीचे नीचे जा रही है, तो रॉ कह रही है हम भी क्यों पीछे रहे भाई, हम तेरे से भी पीछे जाएंगे। लास्ट वीक जो रॉ की व्यूअरशिप आई थी वो थी 1.710 मिलियन व्यूअर्स, 1.71 मिलियन व्यूअर्स, लेकिन इस हफ्ते ये और ज्यादा ड्रॉप हो गई है और रॉ की व्यूअरशिप 1.5 मिलियन से भी नीचे चली गई क्योंकि ये है 1.496 मिलियन व्यूअर्स। सो हाँ, ये हालात WWE के अब ऐसे ही चलने वाले हैं जब तक कि मेगा स्टार कोई ना, अरे मेगा स्टार छोड़ो भाई, मतलब इस समय रॉ को तो ज़रूरत है अच्छी स्टोरी लाइन की, वो भी बड़े स्टार्स के साथ में, क्योंकि अभी मामला चल रहा है गड़बड़ स्मैकडाउन पे। तो मतलब जो एक्टिव स्टार्स हैं वही सही से नहीं आ रहा भाई, रोमन रेंस तुम्हारा स्मैकडाउन में नहीं आ रहा और ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, ये सारे बड़े नाम तो वैसे ही गायब हैं। तो कुछ ना कुछ सब WWE को करना पड़ेगा वरना हालात काफ़ी बुरे हो सकते हैं यहाँ पर। रिया रिप्ली कुछ चीज़ टीज करना चाह रही हैं, अब वो क्या है समझ नहीं आ रहा। एक बड़ी क्रिप्टिक सी स्माइल उन्होंने ट्विटर के ऊपर ट्वीट की हुई है और सिंपली कैप्शन में लिखा हुआ है सून। अब इस बात से रिया रिप्ली किस चीज़ की तरफ हिंट कर रहे हैं कि क्या वो चीज़ होने वाली है कुछ कह नहीं सकते, बट हाँ अगर आपको बहुत जल्दी कुछ रिया रिप्ली की तरफ से देखने को मिल जाए तो समझ लेना इस वाले ट्वीट का उसी से कनेक्शन है। माइकल कोल के भी 25 साल गाइस पूरे हो चुके हैं WWE के अंदर और इसको काइंड ऑफ मनाते हुए या फिर थैंक्स करते हुए माइकल कोल को WWE ने पूरी एक यूट्यूब पर वीडियो डाली जहाँ पर हमको WWE के जो पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे कि जो कमेंट्री वगैरह करते हैं, फिर जो पास में उनको देखने को मिले सारे पैट मैकेफे ये सब वगैरह, या फिर जो इंटरव्यूअर्स हैं वो सारे माइकल कोल के बारे में बात कर रहे हैं। तो माइकल कोल को भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, मतलब उनकी आवाज़ ऐसी है ना कि अगर वो WWE कमेंट्री पर नहीं है, मतलब कितने कोई कैसा भी कमेंटेटर आ जाए, बढ़िया से बढ़िया आ जाए, लेकिन माइकल कोल की ऐसी आवाज़ है जो कि मुझे तो WWE की आवाज़ ही लगती है। हाँ ये केस मतलब और कौन था वो कमेंट्री, हाँ जेरी नहीं हाँ जेरी लॉलर की आवाज़ भी काफ़ी आजकल मिस करते हो। जेरी लॉलर माइकल कोल से तो मेरा कुछ अलग ही है। बाकी जिम रॉस काफ़ी पुराने के थे, तो जब उनकी आवाज़ सुनता हूँ तो पुरानी WWE की याद आती है मुझे। तो माइकल कोल के 25 साल भी हो गए हैं WWE के अंदर पूरे। ड्रू मैकिंटायर ने कुछ बात कही है रोमन रेंस के बारे में और यूनाइटेड किंगडम में पॉसिबली क्लैश ऑफ द कासल के अंदर जो मैच हो सकता है उसके बारे में। ड्रू मैकिंटायर ने यहाँ पर एक आगे देखो, मैं 2 बार WWE के अंदर चैंपियन बन गया हूँ, लेकिन मैंने कभी भी फैंस के सामने ये चीज़ करी नहीं, और फैंस के सामने तो छोड़ो, मेरे पास यूनाइटेड किंगडम में इतना अच्छा मौका है जब मैं रोमन रेंस के अगेंस्ट में स्टेप अप करूंगा और मैं वो बंदा होने वाला हूँ जो कि रोमन रेंस को डीथ्रोन करेगा उनके अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। अब ये क्लेम सुनने में बहुत 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 ज़्यादा बड़े लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में WWE क्या फ्यूचर में प्लान करने वाले इन दोनों सुपरस्टार्स के लिए वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। हालांकि उन्होंने यहाँ पर टायसन फ्यूरी के बारे में बात करी कि टायसन फ्यूरी आपको पता ही है ब्राउन स्ट्रोमैन के साथ उनका मैच होता सऊदी के इवेंट में ही, और काफ़ी बड़े नाम है जो कि बहुत चंक में अटेंशन लेकर आते हैं WWE के अंदर, एक पूरा उनका अलग ही फैन बेस है जो कि बॉक्सिंग से उनको पसंद करता है। तो उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि अगर टायसन फ्यूरी भी आ जाते हैं तो ब्राउन स्ट्रोमैन के अगेंस्ट में उसने अपनी कैपेबिलिटी तो दिखाई है, लेकिन मैं अलग ब्रीड का आदमी हूँ। तो ड्रू मैकिंटायर अभी टाइम बहुत है क्लैश एट द कासल के लिए, लेकिन अभी से जो उनके अंदर एक्साइटमेंट है वो फूट के भरी हुई है। और देखते हैं अब जब ये प्रीमियम लाइव इवेंट होता है तो वहाँ पर क्या मैचअप बनता है, मैकिंटायर या रेंस, और अगर बनता है तो क्या रेंस को डिथ्रोन कर पाते हैं या फिर टायसन फ्यूरी और ड्रू मैकिंटायर। हेल इन अ सेल के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा मैच सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स, और अगर आपने कल वाली वीडियो देखी होगी चैनल के ऊपर, नहीं देखी तो भाई देखनी चाहिए आपको सारे वीडियोस। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो ब्रे वाइट हैं उन्होंने ऐसे ज़बरदस्त तरीके से टीज कर दिया है ना कि अगर उनके ट्वीट्स आप लोग देखो तो उससे सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि बहुत जल्दी ब्रे वाइट आ रहे हैं प्रो रेसलिंग के अंदर, और प्रो रेसलिंग के अंदर भी WWE कंपनी के अंदर। तो उसके बाद से गाइस जो स्पेकुलेशन है वो ये शुरू हो रही है कि हेल इन अ सेल के सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स के हेल इन अ सेल वाले स्ट्रक्चर के अंदर आपको ब्रे वाइट या फिर फील्ड इनकी एंट्री देखने को मिलेगी। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है, 3 रीजन है इसके पीछे। सबसे पहली बात, वो जो स्ट्रक्चर है वो ब्रे वाइट के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा सूट करता है, तो WWE हो सकता है किसी एक बड़ी ड्रामेटिक वे में द फील्ड का या फिर ब्रे वाइट का रिटर्न करवा दे। दूसरी चीज़ है सेथ रॉलिंस के बारे में ऑलरेडी इनकी हिस्ट्री रही है मतलब वो वाला मैच जो हुआ नहीं था सऊदी के अंदर, उस मैच को तो क्या ही क्रिटिसिज्म मिला था, सऊदी के अंदर ही हुआ था, कहाँ हुआ था, शायद वहीं हुआ था जब सारे रेड लाइट वगैरह थी। तो सेथ रॉलिंस से भी उनकी हिस्ट्री है। अच्छा, कोडी रोड्स के बारे में पूछ रहे हो क्या? कोडी रोड्स से भी उनकी हिस्ट्री है। जब 2010 में हस्की हैरिस WWE के अंदर आए थे उस टाइम पर कोडी रोड्स ही मेंटोर थे ब्रे वाइट के, उस टाइम पर वो हस्की हैरिस हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो स्टोरी लाइन है उसके हिसाब से भी WWE बहुत अच्छे कनेक्शन बना सकती है। और क्योंकि इस समय रॉ के ऊपर सबसे हॉट चीज़ क्या है,
सबसे हॉट चीज़ है सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स। तो अगर उसी वाली स्टोर लाइन में ब्रे वाइट को इंसर्ट किया जाए तो आई थिंक ये फैंस को देखने में बहुत मजा आएगा, वो भी हेल इन अ सेल वाले स्ट्रक्चर में रिटर्न हो अगर ब्रे वाइट का, तो आई थिंक जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल ही अलग होगा। बट ये सारी चीज़ तब होंगी अगर ब्रे वाइट सच में WWE के अंदर आ रहे हैं। लेकिन ट्वीट से, उनके हिंट से, उनके प्रोफाइल पिक्चर से जो ट्विटर के ऊपर है, सारी बातें ऐसी लग रही है। बाकी आपकी क्या स्पेकुलेशन, आपको क्या लगता है, मुझे आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। MJF के बारे में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो यार। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।